25 साल की साक्षी अपने ससुराल में एक कमरे में चुप मार के बैठी होती है। तभी उसकी कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज़ पहुंचती है। साक्षी सोचती है कि शायद ये ढोल नगाड़े अगल बगल से आ रहे होंगे, कहीं बारात जा रही होगी या फिर आ रही होगी। लेकिन ये ढोल नगाड़े धीरे धीरे तेज़ होने लगते हैं। तो साक्षी को लगता है कि लग रहा है हमारे घर पे कोई आ रहा है क्या। इस उत्सुकता के साथ उठती है साक्षी और जब खिड़की से देखती है तो उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ कोई और नहीं, उसके पिता, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, ये सारे लोग थे जो कि साक्षी को वापस मायके ले जाने के लिए आए थे। और वो भी 1-2 दिन या 1 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। यानी कि साक्षी का उसके ससुराल में ये आखिरी दिन था। आपने सुना होगा कि जब कोई बेटी अपना ससुराल छोड़ती है हमेशा के लिए किसी विवाद की वजह से या किसी और वजह से, तो वो बहुत मायूस होकर अपने मायके आती है, क्योंकि इसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम जब मायके पहुंचेंगे तो लोगों के लिए बोझ ना बनने लगे, समाज के लोग हमें ताने ना मारने लगे। लेकिन साक्षी के साथ इसके विपरीत था। वो ढोल नगाड़ों के साथ खुशी खुशी अपने मायके वापस आती है और उसके इस पूरे प्रचलन की एक वीडियो बनती है जो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि एक बाप ने अपनी बेटी को खुशी खुशी ससुराल से मायके लेकर आए, वो भी हमेशा के लिए। और ये वीडियो बहुत तगड़े से वायरल होती है, लोगों को एक अलग मैसेज भी जाता है। लेकिन प्रश्न भी खड़ा हो जाता है लोगों के मन में और जहन में कि आखिर साक्षी ने अपना ससुराल क्यों छोड़ा। साक्षी एक सक्षम परिवार से थी, आखिर क्या वजह थी, और इस तरह का ढोल नगाड़ों से उसको वापसी करवाना, इसके पीछे का क्या मकसद था। आइए आज की ये रोचक कहानी हम आपको बताते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी शुरू होती है झारखंड के रांची से। रांची में एक परिवार होता है, काफ़ी संपन्न परिवार। उस परिवार की एक लाडली और एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम होता है साक्षी गुप्ता। साक्षी गुप्ता लाडली होने के साथ साथ चहेती होती है अपने माँ बाप की। उसके पिता उसको बहुत मानते हैं। जब वो छोटी थी तो उसके अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल लेकर गए थे, स्कूल से लेकर आए थे, क्योंकि ये जिद साक्षी करती थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसको शौक़ भी बढ़ने लगे, लेकिन उसके शौक़ में कोई कमी ना आए, इस चीज़ का ध्यान उसके पिता ने हमेशा से रखा। यानी कि साक्षी को जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। साक्षी हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी किसी फिल्म के जो सेलिब्रिटी होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी तरह उसकी शादी हो। उसका सपना था इस चीज़ को लेकर। उससे पहले साक्षी ने जो है कुछ कोर्स किए, जो कि डिज़ाइनर कोर्स होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग का, उसने वो भी किया, जिसकी वजह से उसे बड़ी हेल्प मिली। उसे पता था कि शादी में वो खुद से ड्रेस डिज़ाइन करेगी, खुद से सारी चीज़ें करेगी। अब धीरे धीरे साक्षी की उम्र शादी की पहुंच जाती है। अब जब शादी की उम्र होती है तो पिता के कंधों पर एक बोझ आ जाता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें साक्षी की शादी किसी एक ऐसे परिवार में करनी होगी जहाँ पर साक्षी की सारी सुविधाएँ मिलें। साक्षी को जो अब तक वो जीवन जीते आई है उसमें कहीं अंकुश ना लगे। उसे एक ऐसा पति मिले जो सक्षम हो 4 पैसे कमाने में, उसे एक ऐसा परिवार मिले जो सक्षम हो उसे आपातकालीन स्थिति में उसका सहयोग करने के लिए। काफ़ी खोज पड़ताल के बाद जो साक्षी के पिता होते हैं, इन्हीं के करीबियों में एक रिश्ता इनको मिलता है, जिसमें जो लड़के के पिता होते हैं वो SDO से रिटायर्ड होते हैं और जो लड़का होता है वो बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी होता है। यानी कि घर पे पैसों की खास कमी नहीं थी, अच्छा खासा एक संपन्न परिवार था। अब कहीं ना कहीं साक्षी के पिता को लगता है कि इससे अच्छा परिवार तो नहीं मिलेगा, यानी कि ये परिवार सबसे बेहतरीन है, पैसों की भी कमी नहीं होगी और अपनी बेटी की शादी में मैं ऐसी कोई कमी रखूँगा ही नहीं कि ससुराल वाले आज नहीं तो कल इसको लेकर प्रश्न खड़ा करें। साक्षी की सबसे पहले धूमधाम से इंगेजमेंट होती है, यानी कि सगाई होती है। साक्षी का हमेशा से सपना था कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे समझे, जो उसे परखे, जो उसकी हर एक बात को अपने तक रखे। और ऐसा ही होता है। साक्षी की शादी होती है उस इंसान से जो बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी होता है। सगाई के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है फ़ोन कॉल पे।
फ़ोन कॉल पे बात सीधे वीडियो कॉल पे पहुंच जाती है। और अब साक्षी और उसका होने वाला पति घंटों घंटों वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते थे। और साक्षी का होने वाला पति साक्षी को बहुत सारी चीज़ें समझाता रहता था कि तुम ऐसे रहा करो, ये किया करो, ऐसे करोगे तो आगे चल के परिवार ये होगा। यानी कहीं ना कहीं साक्षी के जहन में ये चीज़ आने लगी थी कि उसका होने वाला पति अत्यधिक समझदार है, सुलझा हुआ इंसान है और एक समझदार इंसान है। साक्षी को ऐसा लग रहा था कि उसके सपने अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि उसे जैसा पति चाहिए था वैसा ही पति उसको मिल रहा है। यही ख्वाब लेकर वो वीडियो कॉल पे घंटों घंटों बातें करती थी। साक्षी की माँ साक्षी को रोकती भी थी, कहती थी कि बेटा इतनी बातें नहीं करते हैं। तो साक्षी कहती थी कि मम्मी हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शादी के बाद हमें एक दूसरे को समझने में ज़्यादा वक्त ना लगे। लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पर शादी तो हो जाती है और बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी में तकरीबन 80 लाख रुपए का खर्चा होता है। साक्षी के पिता 20 से 25 लाख रुपए कर्ज भी ले लेते हैं। अगर दहेज की बात करें तो लगभग 21 लाख रुपए कैश दहेज दिया जाता है और 6 से 7 लाख रुपए की गोल्ड दी जाती है। और साथ ही साथ जो ज़रूरी सामान होते हैं शादी में, जो परंपरागत तरीके से दिए जाते हैं, वो सारे सामान भी वहाँ पे होते हैं। यानी कि साक्षी को वो सब कुछ दिया जाता है जो एक बाप अपनी बेटी को देने का सपना सजोता है। साक्षी खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है, भीगी पलकें लेकर अपने पिता से विदा लेती है, अपनी माँ से विदा लेती है। उसके माता और पिता उसको समझाते हैं कि बेटा ससुराल कभी भी मायका नहीं हो सकता, इसलिए ससुराल को ससुराल की तरह रहना, सबका सम्मान करना, घर पे चीज़ों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, यानी कि वो सारे मूल आचरण सिखाकर साक्षी को भेजा जाता है। साक्षी अपने ससुराल पहुंचती है, बहुत खुश रहती है क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी। साक्षी की सुहागरात बीत जाती है, फिर अगला दिन आता है और जस्ट शादी के दूसरे दिन से ही घर का इतिहास भूगोल बदलना शुरू हो जाता है। साक्षी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि शादी से जस्ट पहले जिस इंसान से वो घंटों घंटों वीडियो कॉल पे बात करती थी, अचानक से उस इंसान का मूड स्विंग होने लगता है। यानी कि अब वो साक्षी से पहले की तरह बर्ताव नहीं करता। साक्षी को अचानक दिख रहा परिवर्तन उसे समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं, लेकिन वो किसी से अपनी बात कहती नहीं है, क्योंकि उसे ये चीज़ लगती है कि शायद ये बातें घर में ही रखनी चाहिए। बाहर अगर बात स्प्रेड होंगी तो पापा की बदनामी होगी। इधर साक्षी के जीवन में बड़ा परिवर्तन तो हो ही रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। तब तक उसके ऊपर दुख का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है। उसके दुनिया के सबसे फेवरेट यानी उसके पापा को कैंसर हो जाता है। दुखों का पहाड़ साक्षी के ऊपर टूटता है। वो तड़पने लगती है अपनी पापा को देखने के लिए, लेकिन साक्षी के ससुराल वाले इस चीज़ को बोलकर मना कर देते हैं कि तुम्हारे ससुर की भी तबीयत खराब चल रही है, तो जब हम सब लोग ठीक हो जाएंगे तो एक साथ तुम्हारे पापा को देखने चलेंगे। इधर साक्षी के पापा की मुंबई में ऑपरेशन होता है। अब देखिए 28 अप्रैल 2022 को साक्षी की शादी होती है और 21 जुलाई को उसके पिता का ऑपरेशन होता है। यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 से 3 महीने का फ़र्क है। जुलाई में ऑपरेशन होता है, लेकिन साक्षी वहाँ नहीं पहुँच पाती। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन वहाँ रेस्ट लेने के बाद, लगभग 1 हफ्ते रेस्ट के बाद साक्षी के पिता को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो वापस जो है रांची आ जाते हैं। जब वो वापस रांची आते हैं तब साक्षी को उसके मायके भेज दिया जाता है कि अब तुम जाओ अपने पिता से मुलाकात कर लो। साक्षी आती है, अपने पिता से मिलती है, 2-4 दिन वहाँ बिताती है, लेकिन इसी दौरान उसके पति का फ़ोन आता है और उसका पति उससे कहता है कि 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। साक्षी तिलमिला जाती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पिता की अभी सर्जरी हुई है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। लेकिन इस बात पे उसके पति से उसकी भयंकर लड़ाई हो जाती है।
और उसका पति कहता है कि तुम अब वहीं रहो, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साक्षी कहती है कि मैं तो आऊँगी। और 1 हफ्ते बिताने के बाद साक्षी अपना सूटकेस पैक करके उसको विदा किया जाता है, वो वापस अपने ससुराल आती है। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचती है, साक्षी की सास साक्षी का सूटकेस बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी इस जगह पे कोई जगह नहीं है, तुम वापस अपने मायके जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे अपना ससुराल नहीं छोड़ना था। वो फ़ोन करके अपने भाई और अपने पिता को ये सारी बातें बताती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को तुरंत ये बातें पता चले, क्योंकि अभी उनकी सर्जरी हुई थी और वो एक रिकवरी टाइम में थे। लेकिन जैसे साक्षी के पिता को पता चलता है, वो बिना कुछ देखे पूरे परिवार के साथ साक्षी के ससुराल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर ससुराल वालों से पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों साक्षी को आप यहाँ नहीं रहने देना चाहते। तो वहाँ से कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता। बस ये जवाब आता है कि अब ये यहाँ नहीं रहेगी, इसे वापस लेकर जाइए। तो साक्षी के पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो दहेज में चीज़ें दी गई हैं वो सब वापस करिए। ये बात सुनते ही साक्षी का हस्बैंड और साक्षी के ससुर एक दूसरे कमरे में जाते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। वापस आने के बाद कहते हैं कि देखिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब सब कुछ ठीक होगा, आप लोग अपने घर जाइए। ये सुनते ही साक्षी के पिता को सुकून का सांस लेने का मौका मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी बेटी अब सही सुरक्षित इस अपने ससुराल में रहेगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। साक्षी को भी लगता है कि शायद ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब वो लोग चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि फिर से उसके साथ वही चीज़ें शुरू होती हैं जैसे कि शादी के बाद हुई थी। जैसे उसको एक सेपरेट कमरे में बंद कर देना, उसकी सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा देना, साथ ही साथ जैसे वो टीवी नहीं देख सकती, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकती, किचन में बनाया हुआ खाना नहीं खा सकती, मतलब बालकनी में खड़ी नहीं हो सकती, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो उसने गलत निर्णय ले लिया। फिर एक दिन क्या होता है कि साक्षी से जिस रूम में वो रह रही होती है, उस रूम का किराया मांगा जाता है कि तुम्हें इस रूम में रहने का किराया देना पड़ेगा। इस बात पे साक्षी सीधे अपने पति से मिलती है, उससे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। उसका पति उसका फेवर लेता है, यानी कि उसकी तरफदारी करके बोलता है कि टेंशन ना लो, मैं इसके लिए परिवार वालों से बात करूँगा। और वो अपने परिवार से लड़ाई कर लेता है। साक्षी को लगता है कि एटलीस्ट चलो उसका हस्बैंड तो उसका साथ दे रहा है। फिर वो साक्षी से कहता है कि यार मेरा ना यहाँ रहने का मन नहीं करता, ये जो फैमिली है हमारी ये मुझे पसंद नहीं आती, एक काम करते हैं चलो घर से बाहर रहते हैं। साक्षी इस बात पे राजी हो जाती है। साक्षी का हस्बैंड साक्षी को लेकर एक रेंट के फ्लैट में रहने लगता है, लेकिन साक्षी के साथ वहाँ और बुरा होता है, क्योंकि साक्षी वहाँ अकेली पड़ जाती है और उसका हस्बैंड सुबह गायब होता है, सीधे रात में आता है। और उस दौरान साक्षी अगर उसको फ़ोन कर दे या वीडियो कॉल कर दे तो वो समझ लो उसकी सामत आने वाली है, क्योंकि वापस घर पे आने के बाद वो साक्षी को बहुत टॉर्चर करता था, ये बोल के कि तुम्हें क्या आवश्यकता है फ़ोन करने की। साक्षी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये वही इंसान है जो दिन भर में 10 वीडियो कॉल करता था, 2-2 घंटे वीडियो कॉल पे मुझसे बात करता था, और आज अगर एक फ़ोन अगर इसकी बिना मर्जी के इसको कर दो सिर्फ ये जानने के लिए कि कहाँ है कैसे हैं, तो इस इंसान को बुरा लग जाता है, यानी कि अब ये मुझसे इतना परहेज़ ले रहा है। साक्षी बहुत परेशान हो चुकी थी। इसके बाद दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ती गईं और एक दिन छठ की पूजा आती है, जिसके दौरान साक्षी को वापस उसके मायके उसका हस्बैंड छोड़कर चला जाता है और घर वालों से यानी कि अपने मायके ससुराल वालों से बात करना बंद कर देता है। साक्षी को वो फ़ोन भी नहीं करता। तीज का त्यौहार आता है, साक्षी फ़ोन करती है, उसके परिवार वाले फ़ोन करते हैं, लेकिन वो हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाता है और किसी से भी बातें नहीं करता है। अब यहाँ पर फिर ये बात आ चुकी थी कि साक्षी को अब
वापस ससुराल कैसे जाए वो। अभी ये सब करते करते साल भर बीत जाते हैं। फिर अचानक से साक्षी को पता चलता है कि कोर्ट में उसके खिलाफ केस है। साक्षी मतलब अचंभे में आ जाती है और जाकर जब पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर उसके केस ससुराल वालों ने ही किया है, जिन्होंने ये बताया है कि ये पागल है, मेंटल इशू है, इसको इसकी दवाइयाँ चल रही हैं और मेंटल इशू की वजह से इसके जो मायके वाले हैं वो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यानी कि जस्ट उल्टा केस साक्षी के ऊपर लग जाता है। अब ये केस जब लगता है तो लड़के वाले इस सेटलमेंट के लिए 4 से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन बात यहाँ नहीं बनती। साक्षी एक दिन सोचती है कि मैं खुद अपने ससुराल जाकर ससुराल वालों से बात करके सेटलमेंट कर लूँगी, और यही सोचकर वो अपना सूटकेस पैक करती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है और जाकर वहाँ पर सास ससुर और अपने हस्बैंड से बात करती है। लेकिन उनके मन में तो कुछ और चीज़ें चल रही थी। वो साक्षी को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से वही सज़ा शुरू हो जाती है। उसे फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और देश भर की पाबंदियां उसके ऊपर लगा दी जाती हैं। साक्षी बहुत रोती है और उसी दौरान उसी कमरे में उसे एक डायरी मिल जाती है। अब वो डायरी ऐसी थी जो बहुत कुछ बदलने वाली थी, क्योंकि उस डायरी में साक्षी को पता चल जाता है कि उसके पति की उम्र जो 34 साल बताई गई है वो 34 नहीं बल्कि 44 है, और उसके पति की 1-2 नहीं बल्कि 3 शादियां हो चुकी हैं। अब ये जानकर साक्षी की तबीयत बिगड़ जाती है। साक्षी परेशान होकर बिस्तर पर पड़ जाती है और इसके बाद डॉक्टर आते हैं, साक्षी का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इस घर को छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन गल के ख़त्म हो जाओगी। ये बात साक्षी के मायके वालों को पता चलती है तो वो तुरंत निर्णय लेते हैं कि अब हमारी बिटिया वहाँ नहीं रहेगी। और जब ये निर्णय लेते हैं तो वहीं पर साक्षी की जो दादी होती हैं वो कहती हैं इस बात को कि बेटी मेरी घर की लक्ष्मी है, और अगर लक्ष्मी को वापस लेने जा रहे हो तो धूम धड़ाके के साथ आना, यानी कि बैंड पार्टी के साथ आना। और दादी के मुंह से निकली हुई ये बात पत्थर की लकीर बन जाती है और लोग जाते हैं और वहाँ से साक्षी को सम्मान पूर्वक बड़े ही गौरव से बैंड पार्टी के साथ वहाँ से लेकर आते हैं। ये देखकर साक्षी के ससुराल वालों का खून खौल जाता है। लेकिन इसकी वीडियो जब सोशल मीडिया पे आती है तो लोग अलग अलग तरीके की बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप अब इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइए, क्योंकि यही कहानी थी साक्षी गुप्ता की, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और मुझे लगा कि इस पे जांच पड़ताल करके इस पे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। कहानी के माध्यम से मैंने आपके सामने जाहिर किया। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये कहानी और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।